इससे पहले कि आज का लेक्चर हम शुरू करें, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ कि कोई इसमें हमें कन्फ्यूजन ना हो। जब हम डबल इंटीग्रल में पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, डबल इंटीग्रल में एक प्रॉब्लम गिवन है, जो कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अगर ये डबल इंटीग्रल में लिखा है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा आर डी थीटा। इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में कहते हैं कि ये हमारे पास डबल इंटीग्रल पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पोलर इंटीग्रल। इंटीग्रल्स इन, या प्रॉपर हम इसको लिखते हैं इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, इसको पोलर इंटीग्रल भी हम कहते हैं, इसको कार्टेशियन इंटीग्रल कहते हैं, इसको पोलर इंटीग्रल कहते हैं। अगर हम ट्रिपल इंटीग्रल में बात करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल में अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है, एक कार्टेशियन इंटीग्रल है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ रहा होगा, कोई फंक्शन आ रहा होगा, और उसको हम लिख रहे होंगे डी जेड डी वाई डी एक्स। यहाँ पर हम इसको एफ ऑफ एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये जब कन्वर्ट होगा और यहाँ पर हम तीन इंटीग्रल लगाएं, ठीक है, कि एक z के लिए इंटीग्रल, एक z के लिए इंटीग्रल होगा, एक y के लिए, और एक हमारे पास x के लिए इंटीग्रल। इसको जब हमने कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास कुछ ऐसे लिखा जाएगा r थीटा z, और यहाँ से हम इसको लिख सकेंगे r डी आर डी थीटा डी जेड। तो ये जो हमने लिखा है, ये पोलर में नहीं लिखा, ये सिलेंड्रिकल में लिखा। इसको हम फ्यूचर में देखेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करेंगे कि आपने जब डबल इंटीग्रल लिखना होगा तो हम इसको पोलर में लेकर जाएं, जब आपने ट्रिपल इंटीग्रल लिखना होगा तो इसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेकर जा रहे होंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम इसी से शुरू करेंगे कि हमने डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखना है। यानी हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि हमने कोई भी डबल इंटीग्रल है डी वाई डी एक्स, इसको पोलर में हमने कैसे लिखना होगा। तो ये आपके सामने एक इमेज है। एज्यूम करें कि आपके पास ये एक कर्व है, ये कर्व है जिसको हमने पोलर फॉर्म में लिख लिया, जो कि ये लिखा हुआ है r इज इक्वल टू g1 थीटा। इसी तरह से एक और कर्व है जो कि इस तरह से है, इसको भी आपने पोलर फॉर्म में लिख लिया है। हम एज्यूम ये भी करते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और यहाँ से हम एक रेडियल डायरेक्शन में लाइन बनाते हैं विद सम एंगल अल्फा, और दूसरा जो इसका कॉमन रीजन बनेगा वो एट थीटा इज इक्वल टू बीटा के लिए बन रहा होगा। ये कॉमन रीजन हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अब हमारा जो एम है वो ये है कि ये जो एरिया है, जो कि बड़ा एरिया है, इसको हमने ब्रेक करना है इस तरह से छोटे एरियाज में, और फिर हमने पोलर कोऑर्डिनेट में इसको लेकर जाना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये मैंने फिगर आपके सामने बनाई है। हमारे पास ये r इज इक्वल टू g1 थीटा है, और ये r इज इक्वल टू g2 थीटा है, और हमारे पास इसका ये जो एंगल, इसके लिए जो एंगल है, ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू अल्फा है,
और जो दूसरी लाइन है इसका जो एंगल हमारे पास है वो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू बीटा है। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन बन रहा है वो हमारे पास ये वाला बन रहा है, जो कि मैंने यहाँ अलग से बना दिया है। अगर यहाँ बनाएंगे तो थोड़ा सा ये मेसी हो जाएगा। तो हमें ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो कि यहाँ पर शो किया गया है, आपने फाइंड करना है। तो इसके आप देखें ये छोटे से एरियाज बन गए हैं, ये एरियाज हमारे पास बन गए हैं। हमने इस पे काम करना है क्योंकि ये कॉमन रीजन है, जो ये हमारे पास डोमेन का एक हिस्सा है। ये हमने इस पे काम करना है। अगर आप ये अगर अल्फा है, इस लाइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो ये अल्फा प्लस डेल्टा थीटा होगा। इस अल्फा में कुछ डेल्टा थीटा ऐड करेंगे, स्मॉल एंगल ऐड करेंगे तो नेक्स्ट लाइन मिल जाएगी। और अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा में 2 डेल्टा थीटा ऐड करेंगे तो ये वाली लाइन मिल रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसके अलावा ये हमारे पास डेल्टा आर है, ये 2 डेल्टा आर है, ये 3 डेल्टा आर है, सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक एरिया हम निकाल लेंगे और ये एरिया का जो पॉइंट होगा ये होगा आर के थीटा के। ठीक है, और हम अभी देखेंगे इस एक के साथ हम काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं, ये हमारे पास एक पोर्शन, जिस एक सेक्टर हम निकाल लेंगे, एक सेक्टर हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे पिज़्ज़ा का एक स्लाइस हम बाहर निकालते हैं, उस तरह से इसको हम बाहर निकालेंगे, जहाँ ये एरिया, जिस स्मॉल एरिया पे हम काम करना चाह रहे हैं, इसका जो एरिया है डेल्टा ए के स्मॉल एरिया हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं कि हमने इसको बाहर निकाल दिया, ये हमने जो है ये हमने यहाँ बाहर निकाल दिया। अब अगर आप देखिए तो ये वो हमारे पास आर जी वन थीटा है और ये हमारे पास आर जी टू थीटा है, जिसको मैं यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बड़ा हमारे पास जी टू थीटा के लिए जो सेक्टर बन रहा है उसको मैंने अलग कर दिया, और जी वन थीटा का जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया था। ये मैंने अलग इसलिए किया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब आप देखिए हमारे पास ये सेक्टर बन रहा है, आपने सीखा हुआ है सेक्टर क्या होता है। अगर एक सर्कुलर हमारे पास शेप है, तो ये जो एक पिज़्ज़ा का स्लाइस की तरह का जो शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ये हमारे पास सेक्टर कहलाता है। ये हमारे पास सेक्टर कहलाता है, और इसका एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आपको पता है कि हाफ आर स्क्वायर थीटा है। इसके अलावा इसको मैंने अलग से फिर दोबारा से लिखा है ताकि हमें कुछ और पॉइंट समझ आ जाए। ये जो एरिया ये हम फाइंड करने जा रहे हैं, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं, और इसका पॉइंट क्या था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि हम जब इस तरह से लिखते हैं, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो आर थीटा में हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आर थीटा होगा, आर के थीटा के हमारे पास आ जाएगा। अब अगर ये सेंटर पॉइंट है तो जो हमारे पास लार्जर सेक्टर है, लार्जर सेक्टर को मैं मजीद हाईलाइट कर दूं, ये लार्जर सेक्टर है, ये हमारे पास लार्जर सेक्टर है। इस सेक्टर के लिए हमें एक रेडियस चाहिए। तो यहाँ से जब आप ये इस तरह से लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा, और ये छोटा जो कर्व है उसका जो सेक्टर है उसका ये पॉइंट होगा, और ये इस एरिया का सेंटर पॉइंट आर के थीटा के हमारे पास है। अब यहाँ अगर पॉइंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ सिर्फ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास आ रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास जो होगा ये हमारे पास डेल्टा आर कहलाएगा, ये हमारे पास डेल्टा आर कहलाएगा। और इसका मतलब है कि ये पॉइंट फिर क्या बनेगा, ये पॉइंट हमारे पास बनेगा आर के माइनस डेल्टा आर बाई टू,
और ये पॉइंट क्या बनेगा, आर के प्लस डेल्टा आर बाय 2। तो हमारे पास दो सेक्टर्स हैं। हम क्या करेंगे कि ये एरिया अगर हमें चाहिए होगा, ये एरिया अगर हमें चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे कि बड़े सेक्टर का जो एरिया है, बड़े सेक्टर का जो एरिया है, इसको स्मॉलर सेक्टर के एरिया से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ये एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर एक तरह से मैंने शो किया है, और ये हमारे पास लार्जर, लार्ज सेक्टर हमारे पास ये इस तरह से मिल जाएगा। इसकी जगह पे फार्मूला सॉरी इसकी जगह पे फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, और पॉइंट हमने क्या लेना है, लार्ज सेक्टर का जो पॉइंट था उसके लिए रेडियस हमारे पास है आर के प्लस डेल्टा आर बाई 2। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आर का स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा थीटा, ये जो हमारे पास पूरा एंगल है, ये हमारे पास डेल्टा थीटा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया हमें मिल रहा है ये डेल्टा थीटा होगा, तो इसे हम डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसका जो एंगल हमारे पास बन रहा है, इसी तरह से जो एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर है वो आर के माइनस डेल्टा आर बाई 2 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। ये वाला वैल्यू हमारे पास है आर के माइनस डेल्टा आर बाई 2 का स्क्वायर, डेल्टा थीटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इस जो सेक्टर है उसका हमारे पास एंगल ये है, यानी कि ये हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये थीटा है, तो ये डेल्टा थीटा हमारे पास हो जाएगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आर के डेल्टा आर डेल्टा थीटा मिल रहा है। अब ये तो था सिर्फ एक एक के लिए, एक हमने पोर्शन लिया है। अगर हम ऐसा करें कि कोई हम दूसरा एरिया लें, फिर तीसरा एरिया लें, इसी तरह से जितने भी एन एरियाज हम अगर ले लें, इन सबको ऐड कर दें, हमें सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल हमें जो है एस एन मिल जाएगा। सम ऑफ ऑल एन एरियाज का सम मिल जाएगा, और हम इसे एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आर के डेल्टा आर डेल्टा थीटा किसके इक्वल है, ये एरिया के इक्वल है। इसको जब हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तमाम सम मिल जाएगा, हमें समेशन मिल जाएगा। ठीक है, वो आप देख रहे होंगे कि वो बेसिकली जैसे आप रिमान सम में ये एक एरिया लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, तो उसको जब हाइट पे लेकर जाते हैं तो वो एक वॉल्यूम मिलता है। इसी तरह से इसको जब हाइट पे लेकर जाएंगे, यानी कि ये इस तरह का कोई टावर बन रहा होगा, इस तरह का टावर बन रहा होगा, तो ये एक के लिए होगा। इसी तरह से जब दूसरा सेक्टर आपने लिया, दूसरा एरिया लिया इस सेक्टर की फॉर्म में, तो ये हमें वॉल्यूम मिल रहा होगा। तो हमें वॉल्यूम ही मिल रहा होता है इस केस में भी। तो इसको हमने एस एन का नाम दे दिया, और जब हम देखते हैं कि हमने एरर कम से कम रखना है, तो एन अप्रोचेस टू हमारे पास इंफिनिटी हो जाएगा। एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि 1 to n, तो हमें एफ ऑफ आर थीटा आर, ये आर जो है ये यहाँ आ जाएगा, डेल्टा आर डी आर में चला जाएगा, डेल्टा थीटा डी थीटा में चला जाएगा, इसका ये रीजन हमारे पास बन जाएगा। तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम था, एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि हमें एक्स वाई में एक क्वेश्चन गिवन था डबल इंटीग्रल में, इसको हमने लिखा है आर थीटा में, जिसमें आर थीटा है और इसका ये एरिया होगा। यहाँ पर ये आप अभी आपने देखा है कि हमें एरिया मिल रहा है आर डी थीटा, और ये फंक्शन की वैल्यू है। और ये लिमिट, आप आर की लिमिट हमें चाहिए, आर की लिमिट हमें कैसे चाहिए होगी। एक हमारे पास ये वाला फंक्शन जो था, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पर आर इज इक्वल टू जी वन थीटा लोअर लिमिट होगी, और ये हमारे पास आर इज इक्वल टू जी टू थीटा, ये हमारे पास अपर लिमिट हो जाएगी, आर इज इक्वल टू जी वन थीटा। तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी।
इसी तरह से ये हमारे पास अपर लिमिट हो जाएगी। और अगर आपने एंगल देखना है तो ये जो हमारे पास ये रेडियल डायरेक्शन है, इसका पहला एंगल अल्फा है और ये कंप्लीट हमारे पास थीटा इज इक्वल टू बीटा हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो अल्फा है और इसकी जो अपर लिमिट है थीटा इज इक्वल टू बीटा है। तो इसको मैं यहाँ समराइज कर दूँ। डबल डबल इंटेग्रल में अगर क्वेश्चन हमें गिवन है, डबल इंटेग्रल में अगर हमें क्वेश्चन गिवन है, यानी कार्टेशियन में अगर हमें गिवन है डी वाई डी एक्स, तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे पोलर फॉर्म में, ठीक है, हमने सिलेंड्रिकल अभी यूज नहीं करना, पोलर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा आर डी थीटा। इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल है इवेलुएट आर ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, where R is the semi-circular region bounded by the x-axis and the curve y is equal to 1 minus x square रूट। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है कि जो ज्योमेट्री हमें गिवन है वो हमें इस तरह से ये रीजन गिवन है x और y, और y हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 से 1 हमारे पास डोमेन है, और थीटा हमारे पास 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर ये रेडियल डायरेक्शन है, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लें कि हम आर थीटा में कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो थीटा 0 यानी कि रेडियल डायरेक्शन यहाँ से थीटा 0 है और ये कंप्लीट कर्व जो है ये कवर हो रहा है यहाँ तक, तो थीटा पाई है। और रेडियल डायरेक्शन में जब आप देखते हैं तो जो हमारे पास कर्व है, इस कर्व को जब हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो ये r इज इक्वल टू 1 में चला जाएगा जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पुट करेंगे कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो प्रॉब्लम ये था कि आपने ये सॉल्व करना था r e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही सॉल्व करना चाहेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो हम इसको पोलर फॉर्म में ले जाते हैं। हमें रिलेशन पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ई रेज टू पावर आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी जगह पे आज हमने देखा था कि हमारे पास आर डी थीटा आ जाएगा। आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? आर की लिमिट हमारे पास होगी 0 to 1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, r इज इक्वल टू 0, और इसका जो मैक्सिमम हमारे पास जो एग्जिट है वो आप देखिए r इज इक्वल टू 1 है। तो r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 1 तक है, और थीटा इज इक्वल टू 0, ये एंगल जो मिनिमम
कर्व जहाँ तक जा रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई तक ये हमें कर्व मिल रहा है। ये इसकी लिमिट है। अब ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 t माइनस 1। तो हमने सिर्फ यहाँ देखा है कि पोलर फॉर्म में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। अभी हमने सीखना होगा नेक्स्ट लेक्चर में कि हम ये लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं। हमने ये तो सीखा है कि लिमिट्स हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड करते हैं, हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से पोलर फॉर्म में हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।